बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आज की फुल वीडियो में। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं हर रोज़ आपको पेपर सॉल्व करवाऊँगा 20 क्वेश्चन हर पेपर में। ठीक है, सबसे पहला ये आज हमारा जो है एपिसोड नंबर 1 है। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा एपिसोड नंबर 1 है। ठीक है, तो अब हम जो शुरू करने वाले हैं दोस्तों उसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका पैटर्न क्या है, आपका पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का और आपका सिलेबस क्या रहेगा। ये दोनों चीज़ें पहले आप समझिए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एनटीपीसी एग्ज़ाम का पैटर्न आपके सामने मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं है मैं फटाफट उन लोगों को बता रहा हूँ। सामान्य जागरूकता यानी जीएस जो आपकी है वो 40 नंबर की आएगी। गणित यानी मैथ्स 30 मार्क्स का। सामान्य बुद्धिमत्ता एंड रीजनिंग जो है आपका 30 नंबर का। तो कुल मिला के आपके 100 नंबर हैं, जिसमें आपके ये 2 नंबर जो हैं, ये जो है आपका गणित और ये है रीजनिंग, ये दोनों तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 100% पूरा आपका होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ जो आपके क्वेश्चन है वो इसमें ही छूट सकते हैं सिर्फ। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कम से कम 80 या 85 नंबर का आप टारगेट लेके चलिए। इससे कम में तो आप सोचिए कि कुछ करना ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन तो सेकंड थॉट है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब हमारे सिलेबस की ओर। ठीक है, तो हम सिलेबस देखते हैं दोस्तों। सिलेबस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले आपके पास गणित का पाठ्यक्रम आ जाएगा जिसमें आपके पास अंक प्रणाली है, सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज, समानुपात अनुपात। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, समय तथा कार्य मतलब टाइम एंड वर्क का हो गया। उसके बाद लाभ हानि क्षेत्र मिति प्रतिशत है ना, दशमलव, भिन्न, समय तथा दूरी, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित, सांख्यिकी यानी संख्या पद्धति। ठीक है, इसके अलावा विविध में थोड़ा बहुत आ जाता है, जैसे बार के क्वेश्चन आ गए, कैलेंडर के क्वेश्चन आ गए, इसके अलावा आपको बाइनरी डिजिट्स आ गए, तो वो विविध में छोटे मोटे हो जाते हैं जो कि आपको मैं करवा रहा हूँ और भी जगह से आप सीख ही रहे हो, है ना। तो आगे देखिए रीजनिंग में क्या आता है, एनालॉजी आता है, पजल आता है। ठीक है, इसमें आपका वेन आरेख हो गया, न्याय निगमन मतलब आप समझ रहे हो जिसमें दो आपको स्टेटमेंट दे रखी होती है, उसमें निर्णय करना होता है, न्याय और निर्णय दोनों में होता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, समानताएं तथा भेद हो गया, डेटा का निष्कर्ष हो गया, कथन क्रिया विधि, गणितीय संचालन। ठीक है, इसमें क्या है, ये समस्या जिसमें आती है जंबलिंग, मानचित्र, ग्राफ। और विविध में आ गया क्या कहते हैं आपका, जैसे कि नंबर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं एक, उसमें नंबर सीरीज पता करना, ये सब होता है। सामान्य जागरूकता में तो आपका इतिहास से लेके फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री से लेके बायो से लेके सभी कुछ आपको देना है। अब मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों, उसमें से आप पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम फटाफट अपने पेपर की तरफ। तो हम पेपर की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत कम है, 20 क्वेश्चन हमें आज पूरे करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेट 1 हम लगाएंगे। ये किताब आती है दोस्तों प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म आती है। ठीक है, तो द प्लेटफॉर्म की बुक का ये हम मेरे पास, अब बुक तो मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाएगी क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और ये बिहार से प्रकाशित होती है, लेकिन ये किताब नंबर 1 किताब है। ठीक है दोस्तों, इस किताब का कोई सानी नहीं है, आपको नंबर 1 किताब है द प्लेटफॉर्म। अगर किताब मिल जाए ले लो, नहीं मिलता है तो मैं आपको उसी में से करा रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखिए, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है। जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जीएसएलवी का पूरा नाम, पहला आपको दे रखा है, ऑप्शंस आप पढ़ पा रहे हो। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोग्राफिकल, जियोक्रोनस है, तो इसका पक्का कि जियो से ही होगा। ठीक है, ग्लोबल से नहीं होगा। अब हमारा इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर आपका बनता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब आंसर नंबर ए। ठीक है, आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो तत्वों तथा मानव जैसी प्रजातियों, तो यहाँ पर क्या होता है,
आंसर नंबर 3 सी प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, ये आपका जो होता है प्राइमेटोलॉजी, ये मानव पीढ़ी के बारे में बताते हैं। मानव का इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं कि मानव को साइंटिफिक नेम क्या है, जो आधुनिक मानव है उसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों होमो सेपियंस। क्या है बच्चों? होमो सेपियंस। ठीक है, होमो से याद रखिएगा। और इसके अलावा और भी इसमें क्या बन सकते हैं प्राइमेटोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि जो हमारे मानव पीढ़ी का जन्म हुआ था सबसे पहले उसे ड्रायोपिथेक कहा जाता था, और जो आज का मानव है, जो आधुनिक मानव है, उसे होमो सेपियंस कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकलते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा आप देखिए, अगर P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ मल्टीप्लाई है और S का अर्थ डिवाइड है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो बच्चों इसमें आप क्या करोगे? सिंपल है, आप रफ कॉपी पेपर लेके बैठे होगे, उसमें आप सॉल्व करोगे। चलिए मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूँ सॉल्व करने के लिए। चलिए करिए। देखिए इसको आप करिए भी, और इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप लगाओगे इस क्वेश्चन को तो आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर बनेगा आपका डी 57, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नारी प्रस्तावना, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, अभी ये तो मिक्स हैं, मैं मैथ्स के निकाल के इसलिए नहीं लाया क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित करता है? तो इसमें कई सारी चीजें हैं, मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये है डी ऑप्शन 13 दिसंबर। कौन सा है ऑप्शन? डी। देखो बच्चों अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों डी वाला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। ये कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था बच्चों? 13, ये हुआ था आपका 13 दिसंबर। ठीक है, 1946 46 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और इसको 22 जनवरी 1947 यानी 22 जनवरी 1947 को ये क्या हुआ था? स्वीकार कर लिया गया था और केम इनटू इफेक्ट हो गया था। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपए का अंतर है। ठीक है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताइए। तो बच्चों इसमें आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, आप जो भी हल करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको बहुत ही अच्छा तरीका है जो 2 मिनट में आपका आंसर निकल आएगा। 8% का क्या बता रहा है यहाँ पर? 8% तथा 16% का लाभ बता रहा है। इसके अलावा एक वस्तु का कुल मूल्य 100% होता है ना बच्चों, तो 8% का लाभ हुआ तो वो कितना हो गया? 108। और 16% कितना हो गया? 116। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है इन्होंने कि इनका वो बताइए, क्या कहते हैं इसे, अनुपात बताइए इनका। तो इस बस बटे में लिख लीजिए, आपको पहले और क्या सापेक्ष दूसरे का निकालना है आपको, और ये आपका कट हो जाएगा और आपका क्या आएगा? 27/29। तो यही आपका राइट आंसर भी होगा बच्चों, समझे? तो इसका मतलब इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आपका आंसर नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। होप आपको ये विधि भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 मिनी बसें 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। घर के विपरीत दिशा से आ रहा एक व्यक्ति को कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर उसे दोनों बसें 6 मिनट के ब्रेक पर मिल जाएं? तो अब आप समझिए 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो वो चल ही रहा होगा, उससे कम में चलेगा तो कुछ होगा ही नहीं। अब उसमें और क्या प्लस करना है, यही तो हुआ ना सवाल। तो इसका मतलब आप इक्वेशन बना लो। ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना दोस्तों, जैसे आपको जल्दी करना है, अगर आप बाय द बुक जाएंगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, कम से कम ये सवाल आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक आप बना लीजिए इसकी इक्वेशन। इक्वेशन क्या से बनेगी? इक्वेशन बनेगी बच्चों, जैसे 22 की चाल तो वो चल ही रहा है और प्लस x
यानी हमें जो चाल नहीं पता उसे हमने x मान लिया, ठीक है। अब इसकी चाल चलने पर उसे क्या मिलेगा, वो उसको मिलेगा बच्चों वो, क्योंकि 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 10 मिनट और 6 मिनट का अंतराल है, यानी यहाँ पे बन जाएगी इक्वेशन 22 गुणे 10/6। अब इसको आप हल करिएगा, जब आप हल करेंगे तो आपका x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 14 सही 2/3। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके। टाइम कम है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 14 सही 2/3 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका 14 सही 2/3 का मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर नंबर सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। अब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपको बिल्कुल हिलाने के लिए दिए होते हैं। मैं खुद हिल गया जब मैंने इसका आंसर ढूंढा, बहुत ढूंढा, तब जाके मुझे ये पता चला कि इसमें ये बैगन, मूली, दूध फालतू दिया हुआ अष्टभुज, मुझे तो ये भी नहीं पता ये फल कौन सा होता है, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर है अष्टभुज जिंक होता है उसमें। जैसे कि आप जान सकते हो कि दूध में क्या होता है बच्चों, विटामिन ए होता है और कैल्शियम पाया जाता है ना। और इसी तरह से मूली बैगन का आप देख लीजिएगा क्या क्या पाया जाता है। वैसे गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, चावल में थाइमीन पाया जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अष्टभुज कौन सा फल है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका आंसर जो है बच्चों अष्टभुज है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर किसके होता है। तो आप बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का अगर आपने सूत्र देखा होगा बच्चों, तो वो सूत्र क्या होता है, उसको सूत्र होता है n-2 और 180 बाहर मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा, वो मेरे ज्यामिति और बीजगणित वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। इसका सूत्र होता है, ये सीधा सीधा सूत्र पूछा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। तो आप देख सकते हो कि कौन सा चित्र अन्य 3 से भिन्न है। देखिए इसमें पहले वाले में कितने दे रखे हैं, ये चीज़ें, ये कितने दे रखे हैं, पहले वाले में 4 दे रखे हैं, दूसरे वाले में कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तीसरे वाले में कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, और इसमें भी 3। तो आप देखिए अब यहाँ पे 4 थे, ठीक है, यहाँ बीच में कितने थे, 3 थे, तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे सिर्फ बीच में 2 ही दे रखे हैं और बाकी सब में, सॉरी 4 कह रहा हूँ मैं, 3 दे रखे हैं और इसमें 2 दे रखे हैं। तो आपका इसमें क्या हो गया बच्चों, आंसर नंबर बी इज करेक्ट, ये वाला आपका भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में, ये BROWSING ब्राउजिंग को ये लिखा हुआ है, तो कूट भाषा में पैराडाइज को क्या लिखा जाएगा। इसमें आप बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो इस तरह से लिखा गया है, BR, ये वाला ब्राउजिंग का BR और इसका RB। ठीक है, तो ये इधर पहुंच गए, इधर क्रॉस की तरह लिखा हुआ है। तो अगर आप पैराडाइज को भी इसी तरह से अगर आप क्रॉस करके लिख के देखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये लिखा है PARA, तो ये ऐसे क्रॉस होगा तो यहाँ A आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा। अब आप देखो इससे कौन सा वाला मैच कर रहा है, APAR, APAR इसमें भी है, APAR इसमें भी। अब इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन है, तो इसके आगे और चलते हैं। इसके आगे चलने पर हमें क्या पता लगेगा, लास्ट वाले देख लेते हैं हम। लास्ट वाले क्या लिखे हैं इसमें, DISE, तो इधर आ जाएगा I, इधर आ जाएगा D, इधर आ जाएगा E, इधर आएगा S। तो आप देख लो IDES कहाँ पे इसमें है, IDSE है इसमें है, तो इसका मतलब A वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें कौन सा आंसर सही होगा, A वाला 10वें का। ठीक है बच्चों, अगले चलते हैं हम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डैश नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ करेगा, UGC के द्वारा होने वाला है। तो ये एक करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन हो गया दोस्तों। इसका आंसर है भारत वाणी। इसका आंसर क्या है, भारत वाणी। ठीक है, UGC की स्थापना कब हुई थी, इसी से एक क्वेश्चन निकलता है, 1953 में हुई थी UGC की स्थापना। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर करी गई थी, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1953 में करी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कोसी बाढ़ नियंत्रण सिंचाई परियोजना डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अब आप सोचिए कोसी कहाँ पे है। ठीक है, कोसी जो है नेपाल से निकलती है। ठीक है, और इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगर आपको पता होगा, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये परियोजना कहाँ पे होगी बच्चों? डी में होगी, क्योंकि कोसी नदी बिहार में ये परियोजना है। ठीक है, बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखना। 13वां 13th क्वेश्चन देखिए, जब अग्निशमन की नॉब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश अम्ल डैश में मिल जाता है। अब आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है कि CO2 जो होती है वो शुष्क बर्फ भी कहते हैं, और वही निकलती है ज़्यादातर। तो क्या होता है इसमें 13वें में सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन में बदल जाता है। अगर आप CO2 को देखेंगे, उसकी जो बनेगी संक्रिया होगी वो सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां देखिए, आपको एक सीरीज दे रखी है, इसकी माध्यिका पता करनी है आपको। 14वें क्वेश्चन में आपको इसकी माध्यिका पता करनी है। तो आपको पता है बच्चों, इसको क्या करते हैं? आरोही अवरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लेते हैं। और कितने संख्याएं हैं? आपको 10 संख्याएं मिलेंगी। तो 10 संख्याएं यानी कि ये क्या है? इवन संख्याएं हैं। इवन मतलब क्या होता है? सम संख्याएं हैं ये। तो फिर हमें क्या करना है? सम संख्याओं में हमारा सूत्र बनता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1, और इस पूरे के बटे में ये ब्रैकेट है बच्चों। ठीक है, इस पूरे के बटे में क्या आ जाता है? 2। तो ये वाला सूत्र आप लगाओगे जब आरोही क्रम में करके, और 10/2 यानी 5वां पद जो मिलेगा आपको, और 5वां प्लस छठा पद बटे 2। तो आपको आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों? आंसर आपका निकल के आएगा 4.5। आपका आंसर निकल के आएगा क्या? 4.5 निकल के आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15वां, उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त होता है। 13 टाइम्स आपको जोड़ेंगे उसी संख्या में, समझ रहे हो? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनानी है। यानी कि एक संख्या x मान ली, उसमें उसी को 13 बार जोड़ दिया, यानी 13x हो गया। ठीक है, अब वो जोड़ने पर आपके पास क्या आता है? 98 आता है। तो वेरी इजी, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14x बराबर 98 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 98/14, यही तो होगा। 98/14 बराबर कितना आ जाएगा? आपका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 इज योर आंसर। तो इसका आंसर क्या बनता है आपका? सी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा के स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जो सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी आता है? तो आप देखिएगा इसको, ये भी करंट अफेयर का सवाल है। ये है बोम जीजस का बसीलिका ऑफ बोम जीजस, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। SMAP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, तो फिर उसका क्या होता है ये हमें पता करना है। तो मिट्टी में नमी और निरीक्षण क्या करे, तो इसे किसने लॉन्च किया था? नासा ने, इसरो ने, किसने लॉन्च किया था? तो जैसा आप ज़्यादातर जानते हैं कि ऐसी चीज़ें कौन करता है? नासा ही होता है। तो इसका भी आंसर आपका नासा ही है। तो इसमें आप क्या है? SMAP सैटेलाइट बाई नासा। ठीक है, तो अब ये क्या है? ऐसे क्वेश्चंस कठिन ही आएंगे बच्चों, इसीलिए मैं आपको एक रियलिटी चेक भी दे रहा हूँ और इस पेपर को कराने का मकसद ये है कि आप इसको सीखें। ठीक है, 18वां देखिए, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? ये तो इतिहास का प्रश्न हो गया, किसके द्वारा लिखी गई है ये किताब? बहुत इजी है बच्चों, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आया एक अच्छा सवाल। एक टैंक में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र टैंक को 21 मिनट में खाली करता है, दूसरा टैंक को 7 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा टैंक कितनी देर में खाली किया जा सकता है? तो आप सिंपल सी बात है, आपके पास है 21 है ना, 21 है और 7 है, दो ही टाइम आपको दे रखे हैं। इनका LCM क्या आएगा? LCM आएगा आपका, ये पेन मेरा ठीक नहीं चल रहा है आज, सॉरी बच्चों, इसको मैं कट करता हूँ। आगे बढ़ाते हैं इस सवाल को। तो इसमें क्या है? 21 है आपके पास बटे और 7 है, इन दोनों का LCM क्या होगा?
इन दोनों का एलसीएम 21 ही आएगा बच्चों, है ना। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 21 एकम 21 और 7 तियां 21, तो 1 और 3 आ रही है आपकी फ्रीक्वेंसी। यानी इसका अगर आप एलसीएम लेके प्लस करोगे दोनों को तो फिर आपका क्या आ जाएगा, 3 और 1 4/21। तो इसको आप उल्टा कर लोगे, ठीक है, इसको उल्टा कर लेंगे तो आपका आएगा 21/4। और इसको आप जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 21/4 को सॉल्व करने पर 4 पंजे, है ना, 5 1/4, यानी कि आपका इसका आंसर क्या बनता है बच्चों, डी बनता है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डी। 19वें प्रश्न का सही आंसर बनता है आपका डी। डी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस लग रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन कराने वाला हूँ 20वां। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ पूरी। इसके बाद कल मैं आपको नेक्स्ट 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन भी बताऊँगा। 13 को बाइनरी संख्या में बदलिए। बाइनरी संख्या का भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, बहुत ईजी है, उसकी पूरा कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं ये सवाल आपको हल करके दिखाता हूँ, 13 की बाइनरी संख्या में बदलने वाला, ठीक है। कई लोग आपको कई तरह से बताएंगे, लेकिन मेरा तरीका आपको सबसे सिंपल है। आप देखिए 13 को बदलना है आपको बाइनरी नंबर पे, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, राइट टू लेफ्ट आपको नंबर शुरू करने हैं। 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 13 से कम नंबर लेने हैं, ठीक है। 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16 हो जाएगा, तो हम ज़्यादा नंबर नहीं लेंगे। अब आप देखिए इन संख्याओं में जोड़ने पर 13 आएगा, कौन सी संख्याएं जोड़ने पर, यहाँ पे करेंगे अगर हम 8 और 4 12 और 1 13, इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 8 4 12 और 1 13। दो का हम कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो और बाइनरी संख्याएं आपको पता है 0 और 1 से बनती है ना। तो जो जो आप जोड़ रहे हो और 13 लाने के लिए उनके नीचे 1 लिखा जाएगा बेटा, उनके नीचे 1 आ जाएगा, और जिसको यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके नीचे 0। तो आपका नंबर क्या बन गया, 1101। 1101 इज़ योर राइट आंसर। 1101 कहाँ पे दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, सी बनेगा। तो दिस इज़ योर राइट आंसर। तो आज के 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला में पहला ये वीडियो है, इसमें 20 क्वेश्चन मैं आपको करा दिए। कल मैं आपको अगले क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तब तक होमवर्क में मैं आपको ये 21वां प्रश्न दे रहा हूँ बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 21वें प्रश्न का, इसको आप करके लाइएगा, ठीक है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक शेयर आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं और बच्चों तक मुझे पहुंचाओ बच्चों। आज से पेपर की सीरीज शुरू हो गई है, सारे पेपर मैंने जुगाड़ कर लिए हैं, आपके सामने पेश करता रहूँगा। सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, अपने सर को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, जय हिंद।